Hello and welcome to Insight. Today we have with us a very special guest, a very well-known face in Indian politics, as well as the former Union Minister of Minority Affairs, Mr. Mukhtar Abbas Naqvi. Join us as we discuss the very recent controversy around the actions of the Waqf Board in India. Actions that have created the largest acreage of Waqf land in the world. Let's discuss. Namaskar, sir. It is a privilege to have you with us. Sir, we've heard a lot recently about the Waqf Board and बहुत सारी controversies हुई हैं उसके आसपास. आप ये इंटरव्यू शुरू करेंगे by explaining to our audience कि वक्फ है क्या, इसका इम्पोर्टेंस हदीस या कुरान में क्या है? देखिए, मैं उसमें हदीस और कुरान में तो मैं भी ज़्यादा उसमें नहीं जाता। हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वक्फ एक्ट 50s में एक तैयार बनता है और जिन लोगों ने धर्मार्थ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो धर्मार्थ उसको दान दे देते हैं। और दान का मतलब ये हुआ कि उसमें कई लोग जो है कह देते हैं कि साहब ये हम जो प्रॉपर्टी हमारी है ये एजुकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए या और किसी काम के लिए। वो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए भी वो वक्फ की ज़मीन वक्फ करते हैं। वो उसको कहते हैं औकाफ लैंड, वक्फ लैंड। ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं, यानी धर्मार्थ प्रॉपर्टी जो धर्म लोग स्वेच्छा से ले लेते हैं। इंडिया में थोड़ा डिफरेंट पोजीशन है। इंडिया में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ 47 वगैरह में, उस वक्त जो है वो जिस तरह से लोग इधर से उधर आए, इधर से उधर गए, बड़ी भारी तादाद में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते थे, यानी लाहौर में कोई रहता था तो कोई पेशावर में रहता था, कहीं और रहता होगा, वो अपने सब मकान वगैरह और अपने जगह और अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान से भी बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम्स जो है वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जो गए उनमें से बहुत से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़ी। अब वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो उन्होंने वक्फ की, उस वक्त करी होगी, ज़रूर करी होगी, तो वो वक्फ के रिकॉर्ड्स में आई, क्योंकि लगभग अप्रॉक्सीमेट 8 लाख रजिस्टर्ड, अभी तो पता नहीं कितनी अनरजिस्टर्ड होंगी, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर उसके बाद 2000 जो एक्ट था वो तो था, फिर अटल जी के टाइम में वक्फ के अमेंडमेंट के लिए फिर एक्ट आया, वो 2002 में करीब। उसमें एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इत्तेफाक से जो है वो संगप्री गौतम जी उसके एक समय चेयरमैन थे, मैं भी उसमें चेयरमैन था। फिर उसके बाद मिस्टर रहमान खां वहाँ के जो हैदराबाद के हैं, वो कर्नाटक के हैं, वो चेयरमैन रहे। वो बहरहाल एक उसने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिसमें कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो MPs होते हैं वो मेंबर होते हैं, उसने अपने काफ़ी काम किया 4-5-6 साल। और उसके बाद एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के बेस पर फिर नया वक्फ एक्ट में मतलब अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट के साथ जो है वो फिर जब मैं मिनिस्टर हुआ तो मैंने एक कमेटी बनाई जिसमें कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? जो बेचारे अपना सब कुछ छोड़ करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, लेकिन आज भी वो यहाँ पर किराएदार बने हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे। हमने कहा यार वो तो सारा कुछ छोड़ के बेचारे आए हैं और आज भी उनको यहाँ पर जो है वो किराएदार अपने पूरे मकान वहाँ मालिक थे और यहाँ किराएदार भी नहीं रह गए। तो हमने कहा कि इसमें कुछ हमें होना चाहिए। उसमें एक कांग्रेस के समय में एक पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया था जिसमें कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के इनलीगल ऑक्यूपेंट हैं या इंक्रोचर्स हैं उनके खिलाफ बहुत हीनियस क्राइम के तौर से माना जाए और कार्रवाई की जाए। वो भी मैंने अभी पार्लियामेंट से वापस लिया। मैंने कहा ये तो बहुत अन्याय होगा उन लोगों के साथ जो बेचारे सब कुछ लुटा के आए हैं और यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिला है। और ख़ासतौर से ये प्रॉब्लम आपको हरियाणा में भी दिखाई पड़ेगी, पंजाब में दिखाई पड़ेगी, दिल्ली में भी कुछ हिस्सों में है, कुछ हिस्सों में यूपी में भी थोड़ी बहुत है।
लेकिन मेनली इन इलाकों में बहुत ज़्यादा है। फिर उसमें वो उसमें भी जो है वो रूल बन करके उन लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन अभी जो राहत मिलनी चाहिए मेरी समझ से नहीं मिल पाई है। और मुझे लगता है कि एक बार सोचना पड़ेगा कि जो अपना सब कुछ छोड़ करके वहाँ आए हैं, वहाँ से आए हैं हिंदुस्तान, तो जो यहाँ से गए उनको तो वो जगह मिल गई, उनकी जगह, उनकी प्रॉपर्टी, उनका मकान, उनकी दुकान, उनका जो कुछ भी रहा होगा। लेकिन जो वहाँ से आए उनको तो अभी भी किराएदार भी नहीं है बेचारे, रोज़ उनके ऊपर तो तलवार लटकी रहती है। तो उस पे सोचना होगा, और इस सिलसिले में मैंने उस वक़्त बात भी की थी। मैंने कहा था कि भई कुछ सोचना पड़ेगा इस पे, और हमें देखना पड़ेगा कि जो बँटवारे के वक़्त जो लोग अपना वहाँ सब कुछ छोड़ कर आए हैं, और यहाँ पर उस वक़्त जो है जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफ द डे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसने कहा होगा ठीक है ये खाली है, ये मकान इसमें तुम रहने लगो। वो बेचारे तब से रह रहे हैं। लेकिन आज भी वो किराएदारी की तरह उनको किराएदार भी नहीं, इलीगल कभी-कभी तो उनको पेश किया जाता है। ये एक है। दूसरी चीज़ ये कि वक़्फ़ के सर्वे को लेकर के काफ़ी सवाल हैं। हमने भी सर्वे शुरू कराया था। मैंने उसके पीछे एक मकसद था। मकसद ये था कि एक चलन चल गया था, जो जेन्युइन वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो चलो अपनी जगह पे है। ये वक़्फ़ बोर्ड, कुछ वक़्फ़ बोर्ड, वक़्फ़ माफिया की तरह जो है वो व्यवहार कर रहे थे। किसी भी प्रॉपर्टी पे जो है वो अपना दावा ठोक देना, किसी भी जो है वो जगह पर जो है वो कहना कि जी ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये सारी चीज़ें थी, तो एक हमने सर्वे भी करवाना शुरू किया। जब सर्वे करने की बात आई तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जो वक़्फ़ के अंदर, वक़्फ़ बोर्डों के अंदर जो वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स होने चाहिए, वो गायब है, पता ही नहीं है। और कहीं न कहीं जो उसमें वक़्फ़ माफियाओं का जो क्रिमिनल नेक्सस रहा होगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर उसमें और जो घपलेबाज़ी हुई होगी। तो हर स्टेट गवर्नमेंट को वक़्फ़ बोर्डों के थ्रू नहीं, बल्कि हर स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट तरीके से वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करना चाहिए, एक नंबर। नंबर 2, जो 47 में के बँटवारे के बाद जो बेचारे यहाँ आए हैं अपना सब कुछ छोड़ कर के वहाँ, उनको जो अभी भी उनको वो ना मतलब बेघर जैसे है वो, उनके बारे में भी हमें पॉज़िटिव तरीके से सोचना चाहिए। इस दिशा में हमारा ये मानना है। और जो अभी हैं उसमें कब्ज़े में भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि वहाँ से आए तो रोड पे नहीं है, उनके मकान भी है, लेकिन वो परेशान रहते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं साहब हम क्या करें, हमें तो ये कहते हैं जी नोटिस देते हैं, कहते हैं जी हम तुम बाहर निकाल देंगे, पैसे दो। उनका तो सिचुएशन एक स्पेशल सिचुएशन जैसा है। मगर अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, ये जो एक्ट था इट हैड कॉलोनियल रूट्स। हाँ, आप क्या ये मानते हैं या ये सच होएगा बोलना कि इट हैड समथिंग टू डू विथ द खिलाफत मूवमेंट? क्योंकि उसी टाइम ब्रिटिश के टाइम पे ये जब इस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज द सेम टाइम एज द खिलाफत मूवमेंट। वाज दैट द रूट? नहीं, मैं इसको देखिए थोड़ा-सा इसमें हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कोई कि वक़्फ़ जो है वो प्रोसेस जो है केवल इंडिया भर में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। मतलब इवन आप सिंगापुर में भी है, हांगकांग में भी है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी बात मैं छोड़ रहा हूँ, वहाँ तो है ही है। और उनकी अपनी अलग-अलग औक़ाफ़ मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। जो वक़्फ़ मतलब यही हुआ ना कि जो धर्मार्थ, जो प्रॉपर्टी अपनी जो है वो अच्छे कामों के लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी बिना कुछ लेन-देन के दे रहा है, तो उसके लिए होता है। अब उसके बाद उसका मिसयूज़ हुआ बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। और भई उस वक़्त जब हुआ तो कस्टोडियन की वो लैंड हो गई। भई जब जो लोग छोड़-छाड़ के गए, लेकिन उसमें बहुत सी जगह पे क्या हुआ है कि जो कई ऐसी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कि यहाँ पर हैं, अब उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में 2 भाई चले गए वहाँ पर पाकिस्तान, और 2 भाई यहीं पे हैं, तो उनकी तो वही वैसी प्रॉपर्टी रहेगी कोई। लेकिन वहाँ से जो आए बेचारे पूरा का पूरा परिवार छोड़ करके, और पूरा का पूरा ख़ानदान और पूरा कुनबा आ गया हिंदुस्तान, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग आए।
तो इसलिए उसमें हमें बहुत बड़ा अंतर करना पड़ेगा। दुनिया में मैं इसलिए कह रहा हूँ, दुनिया में हम जब कुछ लोग कहते हैं कि साहब पूरे वर्ल्ड में है, हम हैं वर्ल्ड में, लेकिन हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया की स्थिति अलग है। और देखिए एक बात बता दूं आपको, अब अगर इस देश में रजिस्टर्ड 3 लाख मस्जिदें हैं, लोग कहते हैं साहब बहुत इंटॉलरेंट देश है, बहुत असहिष्णुता है यहाँ पर। अकेला हिंदुस्तान होगा जहाँ 3 लाख रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं और उतनी ही जो है वो अन्य धार्मिक स्थल है, यानी 6 लाख। और उसी तरह से जो है वक्फ प्रॉपर्टीज भी जो आपको बताई हमने 8 लाख तो है ही है, जो अभी रिकॉर्ड में आई हुई है। लगभग जो है वो 50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं, लगभग 30 से 35,000 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लगभग 70% साउथ में है, मदरसे जो है वो 70% यहाँ है, इधर है नॉर्थ में। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर हमें जो है वो समावेशी समाज चाहिए, हमें सर्वस्पर्शी उसका एम्पावरमेंट चाहिए, एजुकेशन के लिए उनको हमें आगे बढ़ना है। अदरवाइज तो क्या है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के जो है वो पैदा होते रहेंगे और एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। करेक्ट सर, मगर अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है, जिसके आसपास ये सब डिस्कशन हो रहा है वक्फ बोर्ड का, तमिलनाडु वाला लैंड केस, इफ वक्फ लैंड इज सपोज टू बी वॉलंटरी, तो ये केस कैसे? बिल्कुल गलत हुआ वो। ये जो एक मंदिर को उन्होंने वो कर दिया था ना, जिसको कि साहब ये मेरी है। अब ये तो बहुत, ये जो वक्फ माफिया यहाँ इंडिया में पैदा हुए, इनका बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रहा है। कभी कहेंगे जी ये राष्ट्रपति भवन हमारा है तो वक्फ की लैंड का है, कभी कहेंगे ये ताज होटल हमारे वक्फ लैंड पे है, कभी कहेंगे ये इस बिजनेसमैन का मकान भी वक्फ लैंड पे बना हुआ है, कभी कहेंगे ये लखनऊ। अपना जो क्राइम है उसको कवर करने के लिए इस तरह का वो एक्सक्यूजेज वो ढूंढ के रखते हैं कि साहब ये मंदिर हमारी है, ये वो फला हमारा है। ये लोग जानबूझ करके एक इमोशनल, एक तो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं समाज के साथ इमोशनल अत्याचार करते हैं, और दूसरा जो है वो अपने करप्शन को वो कवर देने की कोशिश करते हैं। ये उन लोगों के काम होते हैं। जैसे कहते हैं 2014 के पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने काफ़ी लैंड प्रॉपर्टीज, प्राइम प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट गिफ्ट कर दी थी। इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे क्या? देखिए, मुझे जो अभी मेरी जानकारी में है वो 123 या 30 कितनी प्रॉपर्टीज का एक केस था दिल्ली से रिलेटेड, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने कोई उस पर केस किया था, और वो उन प्रॉपर्टीज़ को कोर्ट ने जो है वो स्टे कर दिया था उस पर। बाद में फिर वो कोर्ट में शायद वो विश्व हिंदू परिषद उसमें हार गई, और हारने के बाद जो है वो 2014 की बात होगी लास्ट की, तो उन्होंने फिर उस वक्त जो है वो उसमें अपील करने के बजाय उस पर जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि ठीक है ये लैंड वक्फ लैंड हो गई। तो ये इतनी है, लेकिन और गिफ्ट कहाँ की होगी? गिफ्ट तो गवर्नमेंट वक्फ में नहीं कर सकती। कोई भी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट वक्फ लैंड के तौर से गिफ्ट नहीं कर सकती उसको, और गिफ्ट अगर गवर्नमेंट करेगी भी तो वो वक्फ के हिसाब से जायज़ भी नहीं होगा। मगर उन्हें अपील नहीं किया। अपील नहीं किया, वो गलत किया। भाई अगर कोई इशू है तो उसको लॉजिकल एंड तक तो ले जाना चाहिए ना। मगर इसके आसपास कोई आप कह सकते हैं कि इफ इट वाज मोटिवेटेड बाय पॉलिटिक्स बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि कई लोग इसके लिए हमें तर्क देते हैं कि भाई वक्फ का तो इशू पूरी दुनिया का है। हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए पार्टीशन से पहले जो आपने कहा वो सही है। अब उस वक्त जो है वो जिस वक्त मेरी समझ से 17वीं शताब्दी होगी,
पहला मदरसा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो कलकत्ता में बना दिया। दूसरा मदरसा जो है उन्होंने दिल्ली में बना दिया, दिल्ली कॉलेज के नाम पे। लेकिन फिर जो है वो 18वीं शताब्दी में सर सैयद अहमद खान ने उसके खिलाफ रिवोल्ट किया और कहा कि एजुकेशन जो है वो मदरसा नहीं हो सकती। और उन्होंने फिर एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, यानी कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम पे जाना जाता है, उस समय वो हुआ। उसी समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एक सारी चीज़ें एजुकेशन की तरफ गई। लेकिन उस वक्त अंग्रेज़ों का एक जो बहुत माइंड दिमाग था कि इनको जो है एक तो एजुकेशन से दूर रखो, और दूसरी चीज़ ये कि इनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के साथ मत आने दो। जबकि ये जब सर सैयद अहमद खान ने ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और उसमें, तो उस वक्त तमाम जो थे उन्होंने शोर मचाया कि साहब ये तो अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, इनको इनको जो है वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये इनको ये लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, यहाँ इन्हें तो सिर्फ उर्दू और अरबी पढ़नी चाहिए। राइट राइट सर, मगर कांग्रेस ने 1995 में 2013 में कोई अमेंडमेंट्स भी किए थे। कैन यू एक्सप्लेन दोज अमेंडमेंट्स टू अस? नहीं, 95 में जो अमेंडमेंट था वो बहुत माइनर था, बहुत कुछ। जो जो ओरिजिनल एक्ट था लगभग उसी को थोड़ा सा उन्होंने अमेंड किया था, जिसमें कि वक्फ बोर्ड कैसे बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, इसको लेकर एक टेक्निकल टाइप था। लेकिन जो अटल जी के टाइम में जो जो जेपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने कुछ मेजर अमेंडमेंट किए थे, जिसमें कि वक्फ प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन किया गया था। लेकिन वो उसमें भी वो नाकाफ़ी थे, काफ़ी चीज़ें उसमें होनी चाहिए थी। अब उसके बाद वो कांग्रेस के टाइम में एक उन्होंने और शगुफा कर दिया कि साहब वो पार्लियामेंट में एक बिल ला कर रख दिया कि ये जो वक्फ की ज़मीनों पे किसी ने भी इंक्रोच किया है, या हम किसी भी वक्फ लैंड को सोचेंगे कि ये वक्फ लैंड है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वो तो हमने वापस किया, मैंने पार्लियामेंट से उस बिल को वापस किया अभी 2 साल पहले। मैंने कहा ये तो लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे और करप्शन करेंगे, उसके बाद उसके नाम पे इनको तो मतलब सर्वशक्तिमान हो जाएंगे ये लोग। तो ये वक्फ की लैंड का मिसयूज बहुत हुआ है, और नॉन वक्फ की लैंड को भी वक्फ की लैंड बना करके बताने की बहुत कोशिशें हुई हैं। जो वक्फ की लैंड है उसको वक्फ माफियाओं ने बेच दिया ज़्यादातर, और उसको जो है वो अपने कागज़ में जो है वो वक्फ लैंड, क्योंकि कागज़ ही नहीं इनके पास प्रॉपरली, तो पेपर भी नहीं मिलेगा आपको। वो तो हमने जब शुरू कराया तो हमारे खिलाफ शोर मचाया शुरू किया इन्होंने कि साहब ये तो वक्फ का जो है वो सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करके जो है ये तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं। बहुत शोर मचाया इन्होंने। तो मैंने कहा भैया हम कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, जो जेन्युइन है उसी को हम चाहते हैं कि वो उसका जो है वो सही बही खाता पता लग जाए। अब मेरे पास डेलीगेशन आने लगे कि ये तो आपकी हिडन एजेंडा है, बीजेपी का हिडन एजेंडा है, इस सरकार का, मोदी का भी हिडन एजेंडा है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को आप जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना। हमने तो दूसरी चीज़ कही, हमने कहा भाई जो है जेन्युइन वहाँ आप स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, ये क्या है कि तुम वहाँ पे और चीज़ें गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो। तो वो हुआ फिर, लेकिन बीच में जो है वो अभी ये कोर्ट का भी डिसीजन आया, फिर ये कंट्रोवर्सी भी आ गई। तो इसका इसका लॉजिकल एंड होना चाहिए, मेरा ये अभी भी मानना है। अदरवाइज जो है वो जो जेन्युइन धर्मार्थ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उन पे भी प्रश्न उठेंगे। राइट राइट सर, अभी जैसे हमने देखा आपके लीडर अमानतुल्लाह खान, ही वॉज ऑल्सो मिस यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़, रेंट पे दे रहे थे। अभी योगी गवर्नमेंट भी यूपी में सर्वे करवा रही है। सो लार्जली आप क्या कहेंगे कि वक्फ स्टेट सेंटर्स एंड एट द सेंटर ऑल्सो द बोर्ड, हैज़ इट लुक्ड एट इट एज अ पॉजिटिव मूव और एज अ नेगेटिव मूव? देखिए, कुछ लोग तो इसको निगेटिव के रूप में देखेंगे, लेकिन जो जिन्हें कुछ छिपाने के लिए नहीं है, उन्हें पॉजिटिव देखना चाहिए। राइट। और अगर पॉजिटिव आप नहीं देखेंगे तो इस पे और सवाल खड़ा होगा। सर्वे तो हर प्रॉपर्टी का होता है, हर चीज़ का होता है। आप कैसे एग्जम्प्टेड है भाई? आपकी अभी क्या दिक्कत आ गई? आपको अभी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसमें आपको एक एफिडेविट डालना पड़ेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अरे भाई, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं तो जब सर्वे होगा तो आपको ज़रूरत क्या है एफिडेविट डालने की?
जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा वहां पर वक्फ प्रॉपर्टीज की लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन उल्टा है, यहाँ पे आपका एफिडेविट चाहिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो। कल को कोई कह देगा कि जी ये तो आपकी वक्फ प्रॉपर्टी थी, आपने एफिडेविट झूठा दिया। तो इसलिए सर्वे जरूरी है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज है अभी एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, उन प्रॉपर्टी को एक कोई टाइम लाइन होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं हो गया कि साहब हम तो जो है वो 2000 साल से, 200 साल से, 400 साल से, 600 साल से थी, अब पहले थी, अब नहीं आई, अब आई, अब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें। सर मगर जैसे अपील का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज अपेरेंटली अगर आप अपील करना चाहें तो वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील कर सकते हैं, एंड वक्फ प्रॉपर्टीज़ आर फॉर परपेचुइटी, वापस नहीं ली जा सकती हैं। तो हाउ डू वी लुक एट दिस? देखिए, वक्फ के लिए ट्रिब्यूनल की व्यवस्था पहले से थी, और उसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं, 2 जजेस उसमें होते हैं ट्रिब्यूनल में, और अगर जो ट्रिब्यूनल डिसीजन करता है वो हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं आप, और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है वो। और बहुत सी जगहों पे ट्रिब्यूनल नहीं बने हैं, बहुत सी जगहों पे बने भी हैं तो बिल्कुल नाम मात्र के रह गए हैं। तो इसलिए ट्रिब्यूनल का के बारे में भी देखना पड़ेगा कि ट्रिब्यूनल बना तो है, लेकिन उसको जो है वो जो कुछ उसके यहाँ एक्टिविटी होनी चाहिए वो मैं तो उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जी सर, डज इट पुट अ कॉमन सिटीजन इन अ पोजीशन ऑफ एंजाइटी कि वक्फ बोर्ड कभी भी आके क्लेम कर सकती है? हाँ बिल्कुल, बहुत से लोगों को ये डर लगता है। हमने तो कहा ना कि आपको भी एफिडेविट देना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ बैठी हुई, हम वक्फ प्रॉपर्टी में नहीं है। अरे क्यों देना पड़ेगा भाई, सर्वे होने दो और सारे रिकॉर्ड वहां पे होने चाहिए जहां पे भी होने जरूरत है। ये जो एक भय का माहौल बना रखा है कि साहब ये नहीं है, ये इसमें फला है, और फिर कोई भी जो बदमाश होगा वो आदमी वक्त कह देगा जी ये तो हमारी थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ताजमहल हमारा है, वो तो नहीं, ताज होटल हमारा है। कोई कहता है जी हमारा जो है ये राष्ट्रपति भवन हमारा है। पार्लियामेंट एक ने तो मुझे बोला कि था पार्लियामेंट भी वक्फ प्रॉपर्टीज में है। हमने कहा जाओ उठा ले जाओ उसको, जो उखाड़ो उठा कर ले जाओ तुम पार्लियामेंट में। इतने वो लोग करते हैं जिन्हें कि उसका मिसयूज करना है। तमाम बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उनके लोगों को बता देंगे साहब इनकी फैक्ट्री वक्फ प्रॉपर्टी पे है, इनकी ये फला है, ये फला है। ये बहुत ज़रूरी है रुकना, और इसको रुकने के लिए हमें बहुत बड़े लेवल पे जो वक्फ एक्ट है उसमें बहुत बड़ी परिवर्तन और तरमीम की ज़रूरत है। मैंने उस पर कुछ काम किया भी था, और मैंने उसको भेजा भी था कि इस पर ये चीज़ें होनी चाहिए। ये हुआ था कि बहुत शोर मचेगा, बहुत ही मचेगा। हमने कहा मचेगा तो एक बार वंस हमेशा इसको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज तो लोग बहुत परेशान हैं। मेरे पास रोज लोग दिल्ली से चले आ रहे हैं, साहब मेरी दुकान तो है, वक्त मैं दे रहा था इसमें, मैं तो उस वक्त पाकिस्तान से पूरी फैमिली यहाँ आई थी। अब वो हो गया, अब वक्त वाले कहते हैं जी अभी जो है तुम हमको 4 लाख रुपया महीना दो, फिर कोई कहता है 10 लाख रुपया जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से दो। तो मैंने उस वक्त कमेटी बना करके मैंने कहा कि नहीं, जो उस समय आज़ादी बंटवारे के समय आए थे, वो जो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि देखिए हमें आज़ादी के जश्न के साथ जो है वो बंटवारे की विभीषिका भी याद रखनी चाहिए, उसका जख्म भी याद रखना चाहिए। आज़ादी का जश्न और बंटवारे का जख्म, तो ये सब लोग बंटवारे के जख्म से पीड़ित लोग हैं। अब उनके ऊपर भी तलवार लटकती रहती है। क्वाइट राइट सर, मगर जैसे आपने कहा कि लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज आर बीइंग क्लेम्ड, ताजमहल भी actually there is a controversy with the ASI and a claim on the Taj Mahal. How does this look like to a community like ours which is secular in nature? कल क्रिश्चियंस कहेंगे कि कॉलोनियल प्रॉपर्टीज हमारी है। मतलब ऐसे सिचुएशंस जब अराइज होते हैं ये कम्युनल टेंशन्स को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल देते हैं। हमने इसीलिए कहा कि हम दुनिया के किसी भी औकाफ को वक्फ के सिस्टम से अपने सिस्टम को
नहीं जोड़ सकते। आपने कहा ना कुरान, हदीस, ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में जो सर्कमस्टेंसेस हैं, हिंदुस्तान में जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां क्या हैं? अरे भाई, सऊदी अरब बंटवारे का तो पीड़ित नहीं है ना। जो मान लीजिए ये अपना जिसको कहते हैं मलेशिया है, ये बंटवारे का पीड़ित तो नहीं है ना। बंटवारे के पीड़ित अगर मान लीजिए तो पाकिस्तान होगा या हिंदुस्तान होगा। पाकिस्तान में जो है वो स्थिति ये है कि वहाँ पर जो है वो कोई इसका कंट्रोवर्सी नहीं है। वहाँ पे तो उनको तो फ्री सब प्रॉपर्टी मिल गई है और उन्होंने उसको वक्फ नहीं बनाया। जो ये बेचारे छोड़ के आए उस प्रॉपर्टी को इन्होंने वक्फ नहीं बनाया, कस्टोडियन प्रॉपर्टी नहीं उसको डिक्लेयर किया। अच्छा। समझ नहीं आप बात? जी सर। ये जो छोड़ के गए बेचारे, जो हिंदुस्तान से यहाँ से हिंदू छोड़ के गया अपनी दुकान, मकान, महल, खेत बाड़ी, जो भी कुछ न कुछ कस्टोडियन हो गई, कुछ जो है वो वक्फ हो गई और कुछ एनिमी प्रॉपर्टी हो गई। बस तीनों तरफ जो फंसा है वो तो एनिमी प्रॉपर्टी बिल अभी पास किया हम लोगों ने, उससे कुछ थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कमाल हो गया था। मतलब तीनों में हमें एनिमी प्रॉपर्टी अलग हो गई, उन्हीं मतलब वो जो छोड़ के गए वो यहाँ के मुसलमान, और वहाँ जो हिंदू छोड़ के आया वो जो है वो फ्री जो बिक गई, कुछ हो गया, कोई कोई इसको वो नहीं है। तो ये कुछ हमें वहाँ उसको देख करके हमें तो यहाँ करना पड़ेगा कि वहाँ की प्रॉपर्टीज का क्या हुआ भैया, क्या वो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई क्या? जो यहाँ के लोग छोड़ के गए उनको वक्फ में डाल दिया है। सर मगर काफ़ी पावर वक्फ बोर्ड एग्जर्ट्स, इंक्लूडिंग दैट जो सर्वे भी हम करवा रहे हैं, देयर आर स्टेट्स वेयर दे से दैट द सर्वे कॉस्ट शुड बी बोर्न बाय द स्टेट। ये टैक्स पेयर के ऊपर फेयर है कि नहीं? देखिए मैं एक बात बताऊं, स्टेट को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डीएम जिसे कहते हैं, आप इस तरह की प्रॉपर्टीज की जो भी उनके रेवेन्यू तो उनके पास है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए। अलग से पैरेलल सिस्टम वक्फ बोर्ड और फलाना ढिमाका की जरूरत तो मुझे नहीं दिखती। उन्हें आप सर्वे करिए और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जो मिसयूज होने की संभावना रहती है वो खत्म हो जाए। वो एक एडीएम को दे देगा। भाई नजूल की जो नजूल लैंड होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजूल बोर्ड नहीं बना हुआ है ना, कि स्टेट में नजूल बोर्ड बना दिया उन्होंने और नजूल तय करेगा। वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है या स्टेट में उसका सेक्रेटरिएट कोई देखता है। तो कुछ क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी को आपको देश के हित में, समाज के हित में, सौहार्द के हित में इसका कोई लॉजिकल एंड करना पड़ेगा। सर जितने दूसरे रिलीजियस बॉडीज़ हैं, चैरिटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, रिलीजियस इंडाउमेंट्स हैं, डू दे हैव द सिमिलर पावर्स दैट द वक्फ बोर्ड डज? मुझे नहीं लगता। दिस इज मुझे नहीं लगता। देखिए क्या है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अपने हैं, या जो सिख कम्युनिटी है, उसके अपना उनका प्रोसेस है, लेकिन कोई उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रोटेक्टेड अधिकार नहीं है उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन का। उनके अपना धार्मिक तौर से उन्होंने एक अरेंजमेंट कर रखा है, सिख कम्युनिटी ने अपना कर रखा है, क्या इवन बौद्ध कम्युनिटी ने अपना कर रखा है, पारसी कम्युनिटी ने अपना कर रखा है। हिंदुओं में भी जो है वो अगर आप देखें तो उनके अपने जो मठ है, मंदिर है, या जो और धर्मार्थ वो है, उनके अपना प्रोसेस है। लेकिन कोई एकदम एक एक्सक्लूसिव पावर की वाली बॉडी, सर्वशक्तिमान बॉडी जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है इन लोगों का। सर एक और बात आती है कि काफ़ी केसेस में लोगों ने कहा है कि नोटिस तक नहीं मिला है। ये नोटिस देना मैंडेटरी है कि बिल्कुल मैंडेटरी है? तो ये नोटिस क्यों नहीं मिले हैं? जैसे नहीं, ये इसमें भी घपलेबाजी करते हैं ना ये लोग। जिसमें क्या है, जिसको कब्जा करना है तो या उसको जो है वो घपलेबाजी करना है, उससे कुछ उगाही करनी है, तो नोटिस नाम के लिए पेपर में दे दिया अपने कागज़ में,
और उसके बाद उससे उसको एक्सप्लॉइट करते हैं ये। इसीलिए मैंने कहा इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन की ज़रूरत है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं तो मानता हूँ कि हमेशा जो है वो अगर इस तरह का समुद्र मंथन होता है तो उसमें अमृत निकलता ही निकलता है। तो इस वक्त जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के को लेकर के भी एक समुद्र मंथन चल रहा है, और उसमें से जो है वो हो सकता है विष को बाहर करके और अमृत निकल के बाहर आए। नहीं बिल्कुल सर, वी कैन ओनली होप फॉर दैट एंड वी विश फॉर दैट। मगर जो लार्जर कम्युनिटी है, कंसिडरिंग the larger Muslim community has certain reservations about this government, will they see it as a cleansing of a religious body, or will they see it as a personal attack against them? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो जिनका वक्फ प्रॉपर्टीज से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना, कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं है, वो तो उनका तो कोई बहुत रहता है। लेकिन जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी में मैटर करते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के मठाधीश हैं, वो तो इसी पे बैठे हुए हैं, वक्फ प्रॉपर्टी पे। उनका तो वही पूरा बिजनेस ही है, धंधा ही है। तो वो तो हाहाकार मचा रखेंगे, तमाशा करेंगे पूरा। क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे वो मदरसे हों बड़े बड़े, चाहे वो और धार्मिक स्थल हों, या जो है वो बड़े स्कूल हों, या और भी तमाम जो सेंटर्स हैं, या वक्फ बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड पे घूम फिर के सरकार किसी को रहते यही सब है, हावी यही रहते हैं, और उनका अपना एक पूरा कॉकस है। इज वक्फ बोर्ड का होना टू बिगिन विथ कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है? आजकल हमने जैसे हमने पहले बोला कि बहुत सारे क्लेम्स आजकल आ रहे हैं, बेट द्वारका जैसे जगह पे या ज्ञान वापी में भी ऐसे क्लेम्स आए हैं। हाउ प्रॉब्लमैटिक इज दिस फॉर द सेक्युलर नेचर ऑफ आवर कंट्री? देखिए, एक बात है, आप जैसे ज्ञान वापी, आप विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल कम्युनल करतूतों को जस्टिफाई करना चाहते हैं, वक्फ का उस पर सिक्योरिटी कवर बना करके। औरंगजेब की क्रूर क्रिमिनल और कम्युनल करतूत को अगर वक्फ का सिक्योरिटी कवर दे करके उसे जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही, तो सवाल खड़े होंगे। एक चीज। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पूरे के पूरा सिस्टम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की नज़र से वक्फ को देखना पड़ेगा। दुनिया की नज़र छोड़िए, आप, हमें दुनिया में क्या हो रहा है हमें लेना देना नहीं है। और इसलिए बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। लोग कहते हैं साहब कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो हमारे लिए बना है, वी द पीपल्स, आम लोगों के लिए है, आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए है। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं? अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब आवश्यकता है या बाध्यता है, तो कितने कितने परिवर्तन होते रहते हैं। अभी पार्लियामेंट ने इससे पहले जो अटल जी के टाइम में वक्फ एक्ट बनाया, नहीं बनाया, फिर से उसको परिवर्तन किया उसमें। तो अभी परिवर्तन होता रहता है, और रहना है कि नहीं रखना है, वक्फ बोर्ड होने चाहिए स्टेटों में कि नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें एक ब्रॉडर तरीके से हो करके, और इसको इस जो कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी समाज के लिए भी हित में है कि इसका समाधान हो जाए, वरना ये तो एक देश में विवाद का और कम्युनल टेंशन का कारण बना रहेगा हमेशा। Quite right, sir. थैंक यू वेरी मच सर। आपने जिस क्लैरिटी से हमें ये एक्सप्लेनेशन दिया ऑन द वक्फ बोर्ड, आई थिंक वी हैवंट फाउंड इट। ये तो हमें कम्युनिटी को भी यही सोचना होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, हम आप नहीं कर सकते, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये जो प्रॉब्लम आ गई है, इसको हमें खुद निकालना पड़ेगा, इसका समाधान करना पड़ेगा, और नहीं होगा तो दिक्कत आती रहेगी, और ये कांटा जो है वो कोड़ बनता जाएगा। Very well said, sir. Thank you very much for joining us at Insight. Thank you very much. That was a deep dive into the concept of the Waqf, the power
it exerts, as well as the implications it has on Indian society. It's obvious that the Waqf Act has been misused rampantly. But like Mr. Naqvi said, it's time that we revisit, rework, keeping our nation first.